हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। ये है 11th स्टैंडर्ड के रिवीजन लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के। कल के लेक्चर में हमने डिमांड चैप्टर शुरू किया, एक बेसिक चैप्टर का आउटलाइन ड्रॉ किया कि क्या होती है डिमांड। देन हमने बात की कि ये जो डिमांड है और क्वांटिटी डिमांडेड, इन दो टर्म्स में फर्क क्या होता है। हमने समझा इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, स्केड्यूल्स कैसे दिख रहे हैं, कर्व्स कैसे दिख रहे हैं, डिमांड कर्व के स्लोप के बारे में बात की। ये सारे टॉपिक्स हमने बेसिकली डिस्कस किए। आज के लेक्चर का फोकस क्या रहेगा कि हम लोग बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या है। डिमांड के बारे में ऐसी कौन सी एक बात है जिसके ऊपर लॉ ही बना दिया गया कि ये तो हमेशा ऐसा ही बिहेवियर शो करेगा गिवन द सिचुएशंस। एंड हम लोग बात करेंगे कि डिमांड कब शिफ्ट कब कर सकता है या फिर उसमें मूवमेंट कब आ सकती है। शिफ्ट इन मूवमेंट को समझेंगे। कल के लेक्चर की अगर हम बात करें, जो हम आने वाले कल में लेक्चर करने वाले हैं, उसमें विल बी फोकसिंग ऑन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझेंगे। इतना करके विल बी कवरिंग अप जो भी डिमांड का थ्योरी है ना। जहां तक बात रह जाती है क्वेश्चन आंसर्स की कि वो हम कब करेंगे, कैसे करेंगे। व्हाट वी गोना डू इट, संडे को विल टेक अ लाइव लेक्चर एक आधे घंटे का, एंड उसमें जितने भी हमने चैप्टर्स कर लिए हैं सबसे रिलेटेड एमसीक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ हॉट टाइप क्वेश्चंस, सारे अपन लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। एक डेढ़ घंटे में मतलब प्रॉपर चेक हो जाएगा कि कितना क्या टॉपिक समझ में आ गया, क्या टॉपिक और पढ़ने की जरूरत है। तो उसके लिए आप ट्यून रहिएगा। संडे को अपन लेंगे एंड जो भी डाउट्स होंगे साथ साथ क्लियर कर लेना। जो भी टॉपिक लगे कि नहीं ये मुझे थोड़ा सा और समझना है, जस्ट लेट मी नो इन द लाइव चैट एंड हम उसे और क्लियर कर लेंगे संडे वाला जो लेक्चर होगा उसमें। तो उसका टाइमर सेट कर लो। आई लेट यू नो कम्युनिटी पे एंड इंस्टाग्राम पे अपलोड करके कि लेक्चर के टाइमिंग्स क्या रहेंगे, एंड उस टाइम अपन लोग मिलके सारा कुछ ये डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर पे फोकस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड समझेंगे एंड समझेंगे किस केसेस में हमें मूवमेंट या शिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ डिमांड की, आप ऑलरेडी जो चीजें पढ़ चुके हो, जो बिहेवियर डिमांड का देखकर आए हो कि डिमांड क्या करता है, राइज करता है जब प्राइजेस गिरते हैं, जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड फॉल कर जाता है। इसी को क्या कर दिया गया, लॉ ऑफ डिमांड में लिख दिया गया। पढ़ो देखो, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कह रहे जो कमोडिटी का प्राइस है उसके साथ उसकी क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर प्राइसेस बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है इसका मतलब है प्राइसेस घटे होंगे। यहाँ पर जो लाइन लिखी गई है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि हमने मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स पढ़े पिछले लेक्चर में कि क्या 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 डिमांड को इंपैक्ट कर सकते हैं। यहां पर हम मानकर चल रहे कि वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है, उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। क्योंकि अगर सारे फैक्टर्स एक साथ हिलेंगे तो हम लोग प्राइस का रिलेशन कभी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं ताकि हम एक एक फैक्टर के साथ रिलेशन को समझ सके। मान के चलेंगे बाकी सब कांस्टेंट है एंड सिर्फ प्राइस ही मूव कर रहा है। तो ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लॉ ऑफ डिमांड ने हमें सिंपल क्या बताया कि प्राइजेस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। एंड ये इनवर्स रिलेशन कब है, हम अज्यूम क्या करके चल रहे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ डिमांड का, फिर स्केड्यूल कैसा दिखेगा, जैसा आप स्केड्यूल कल सीख कर आए हो। प्राइजेस है कुछ ना कुछ, मान लेते हैं 10 है पहले, फिर 5 है, फिर 2 है। प्राइजेस गिर रहे, क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगी, यहाँ पर राइज करेगी। 10 था, 15 हो गया एंड 20 हो गया। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाएगा, क्योंकि जो प्राइस है और क्वांटिटी है उनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। जो कल पढ़कर आए हो बस उसको एक फॉर्मल तरीके से एक लॉ बनाकर लिख दिए, कुछ भी यहाँ पर नया ऐड नहीं हुआ है।
बस चीज क्या ध्यान में रखने की, और किसी फैक्टर की यहाँ पे बात नहीं हो रही, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ले लो, इनकम ले लो, सब्स्टिट्यूट गुड्स ले लो, किसी की बात नहीं हो रही, सिर्फ किसकी बात हो रही है, प्राइस की, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी की। उस पर ये लॉ हमारा तैयार कर दिया गया है। स्लोप क्या होगा डिमांड कर्व का, कल ही पढ़ा आप लोगों ने, चेंज इन प्राइस ओवर चेंज इन क्वांटिटी विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों था, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है, इन दोनों में से एक ना एक वैल्यू तो नेगेटिव आएगी ही आएगी। अगर प्राइस कम हो रहा है तो प्राइस का साइन नेगेटिव होगा, अगर क्वांटिटी कम हुई है तो क्वांटिटी का साइन नेगेटिव होगा। उस नेगेटिव के इंपैक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए हम एक ऑलरेडी नेगेटिव साइन प्रीफिक्स कर देते हैं ताकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाए। मान लेते हैं प्राइस 4 है एंड यहां पर प्राइस हो गए हैं 2, क्वांटिटी डिमांडेड पहले 5 थी, अब हो गई है 6, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, न्यू माइनस ओल्ड, कितना हुआ -2। जब मैंने 2 - 4 किया, जब मैंने 6 - 5 किया तब क्या आया, 1 आया। ये माइनस का साइन यूज होता है, जो ऑलरेडी माइनस आएगा उसके इंपैक्ट को कैंसिल करने के लिए, एज सिंपल एज दैट। ये रीजन है यहाँ पे माइनस का साइन प्रीफिक्स करने का। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल इनफ, समझ आ गई हमें बात। अच्छा, अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमांड की, हम अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस की बात करें। अजम्पशन हमने अज्यूम क्या किया यहाँ पे कि सारे के सारे फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशंस कांस्टेंट है, सभी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ मूव क्या कर रहा है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके, एंड अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें एक्सेप्शंस में, हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल होने के बाद डिमांड कर्व ऐसा नहीं बनेगा, डिमांड कर्व ऐसा बनेगा। डिमांड कर्व कैसा बनेगा, एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। मतलब जैसे जैसे प्राइजेस राइज करेंगे वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड राइज करेगी। आप कहोगे ऐसा तो होता ही नहीं, अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा क्यों खरीदेंगे। कुछ गुड्स ऐसी होती है जहां पर प्राइस बढ़ने से आप क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हो। कौन कौन सी गुड्स हैं वो, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, गिफन गुड्स, या फिर इरैशनल जजमेंट का शिकार होगे। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन ऐसी गुड्स को कहा जाता है जो आपको सोशली बेटर फील कराती है, जैसे कि नाइकी के जूते, या फिर कोई बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी स्मार्टफोन, या फिर कोई बहुत बढ़िया कार, या फिर कोई बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े। ये सबके लेवल के हिसाब से आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन अलग होंगे। लाइक अगर हम बात करें एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हो सकता है नाइकी के जूते ही क्या हो, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन हो। लेकिन अगर हम सोसाइटी के थोड़े ऊपर वाले तबकों में आ जाएं तो उनके लिए नाइकी के जूते कॉमन बात होगी। लेकिन हो सकता है अगर एक बहुत महंगी गाड़ी वो ले आते हैं तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। मतलब क्या है कि जिस भी सोसाइटी में आप एग्जिस्ट कर रहे हो उस सोसाइटी से आपको डिस्टिंक्ट या सुपीरियर जो गुड्स फील करवाती है उनको बोला जाता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी गुड्स की वैल्यू क्यों है, क्योंकि वो महंगी है। एंड अगर उनके प्राइसेस कम आएंगे तो उनकी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि वो आपको सोशली बेटर फील नहीं कराएगी। अगर गाड़ी सस्ती हो जाएगी तो सब ले सकते हैं ना, फिर आप अलग कैसे फील करोगे उसे लेके, डिस्टिंक्ट कैसे फील करोगे। आप डिस्टिंक्ट नहीं फील कर पाओगे तो वो चीज नहीं खरीदोगे। यानी कि अगर उसके प्राइसेस गिरे तो आप क्वांटिटी भी क्या कर दोगे, गिरा दोगे। कोई गुड अगर महंगी है तो आपको लगेगा यार ये तो मेरी स्टेटस का सिंबल बनेगी, मैं ये गुड खरीद लेता हूँ। यानी कि प्राइसेस महंगे होने की वजह से आपने क्या किया, गुड को खरीदा है। ऐसी चीजों को आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन कहा जाता है, जो आपका स्टेटस सिंबल गुड्स है। एंड क्योंकि इनके प्राइस ज्यादा होंगे तभी इनकी डिमांड है, अगर इनके प्राइस कम हुए तो इनकी डिमांड नहीं होगी। यहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है क्योंकि प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होती है, एक गिफन नाम के इकोनॉमिस्ट ने इसे आइडेंटिफाई किया था कि गिफन गुड्स ऐसी चीप गुड्स होती हैं
जो आप लेते हो क्योंकि आपकी इनकम लो है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर संडे मार्केट लग रहा है एंड मैं वहां से कुछ दाल सब्जी बर्तन वगैरह लेने जा रही हूँ क्योंकि वहां पर चीप मिलता है सामान। अब अगर किसी वजह से मेरी इनकम बेटर हो गई, यानी कि मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया, तो इम्पैक्ट क्या बढ़ना चाहिए? अब मुझे चीजें ज्यादा खरीदनी चाहिए। हाँ है ना, ऐसा ही हमने समझा कि जैसे ही आपके पास इनकम ज्यादा है, अब चीजें ज्यादा खरीदोगे। लेकिन गिफ्ट गुड्स के केस में क्या होगा? जब मेरे पास पैसा बढ़ा, मैं ये खरीदना बंद कर दूंगी। मैं इंस्टेड ऑफ सामान वहां से लेने के, संडे मार्केट से लेने के लिए मैं जाऊंगी मॉल में, मैं जाऊंगी दुकानों से, वहां से सामान खरीद कर लाऊंगी। हुआ क्या? जैसे कि मान लो हमारे घर पे नॉर्मल दालें बन रही, लेकिन जैसे ही मेरा इनकम डबल हुआ, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूं, नॉर्मल दालों की क्वांटिटी बढ़ा दूं? नहीं, देखिए ऑर्गेनिक दालें लेकर आओ, ऑर्गेनिक दालें खाएंगे। तो गिफन गुड्स होती है लो क्वालिटी गुड्स जिनको आप कंज्यूम कर रहे हो क्योंकि आपका इनकम लो है। अब जैसे ही आपका इनकम बेटर होता है तो आप इसका डिमांड बढ़ाओगे नहीं, आप क्या करोगे? इससे शिफ्ट कर जाओगे। अगर इस रिलेशन में पढ़े, प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन में इसको समझने की कोशिश करें। अभी हमने किसकी बात की? इनकम की बात की ना। अगर हम डिमांड कर्व के एक्सेप्शन की तरह इसे पढ़े, प्राइस के साथ पढ़े, तो अगर दाल जो मुझे ₹10 की मिल रही है, वो दाल किसी वजह से ₹5 की हो जाए, तो मैं सोचूंगी कि यार ₹5 में दे रहा है, पक्का इस दाल में कोई झोल है, पक्का ये दाल बहुत ही खराब या सड़ी हुई क्वालिटी की होगी, इसीलिए हम इसे नहीं खरीदते। अब होना क्या चाहिए था? क्योंकि प्राइसेस कम हुए, मुझे क्वांटिटी ज्यादा खरीदनी थी, इनवर्स रिलेशन होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? गिफन गुड्स के प्राइसेस कम होने की वजह से मैंने उसे खरीदना बिल्कुल ही बंद कर दिया। क्या बोला कि यार ये खराब क्वालिटी होगी, यानी कि क्वांटिटी क्या हो गई? गिर गई प्राइसेस के गिरने की वजह से, दोनों चीजें साथ में डाउन आ गई। इसी तरीके से अगर प्राइसेस महंगे हो, ₹10 वाली जगह पर चीज 15 की मिलने लगे, तो मैं सोचूंगी अच्छा सब लोग तो 10 की देते हैं दाल, यहाँ पर लग रहा है ₹15 की, बढ़िया क्वालिटी होगी इसमें, पक्का कुछ थोड़ा बहुत तो बेटर किया होगा इसने। यानी कि लो लेवल की गुड्स का अगर थोड़ा बहुत प्राइस हमें राइज मिलता है तो हम लोग सोचते हैं कि इसकी क्वालिटी कुछ बेटर होगी, एंड इस वजह से हम ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। यानी कि ज्यादा पैसे पर हम ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं। अगर वो चीज सस्ती होती है तो वहां पर हम कम क्वांटिटी डिमांड करते हैं, यानी कि डिमांड लॉ फेल हो जाता है। दोनों साथ में ऊपर प्राइस और क्वांटिटी एंड साथ में नीचे जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे फॉर लो क्वालिटी गुड्स। अगर हम बात करें थर्ड, यानी कि थर्ड एक्सेप्शन की, इर्रेशनल जजमेंट। जब आप क्या सोच रहे हो कि यार महंगी चीज ही अच्छी होती है, सस्ती तो अच्छी नहीं होती। यहां पर आपने चीज की क्वालिटी को देखा परखा नहीं, उसको समझा नहीं कि क्या क्वालिटी होता है, क्या कंपोनेंट्स हैं, कितना प्राइस होना चाहिए। बस आपने दिमाग में परसेप्शन बना लिया कि जो महंगा देगा वही अच्छा होगा। 4 फ्रूट्स की रेडी लगी हुई है, सब सेम क्वालिटी ऑफ एप्पल दे रहे हैं, देखने में सभी फ्रेश लग रहे हैं, बट एक बोल रहा है ₹50 के, बाकी सब बोल रहे हैं ₹30 के। आप 50 वाले खरीद रहे हो ये सोच के कि यार 50 वाले बेटर होगा, 30 वाले तो बेकार होंगे, महंगा बेच रहा है ना ये तो। ये आपका इरैशनल जजमेंट है। आपने क्वालिटी पे फोकस नहीं किया, कुछ फैक्टर नहीं देखा, सिर्फ देखा कि महंगा ही बेटर होगा। यहाँ पे प्राइस की अप जहां पर है वहीं पर क्वांटिटी अप गई। इसका क्या मतलब है कि आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने इरैशनल जजमेंट किया, आपने अपना दिमाग यूज नहीं किया, बस चल पड़े कि ठीक है जो महंगा वो अच्छा, जो सस्ता वो खराब। हाँ या ना? तो ये 3 हमारी लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस होंगी जहां पर हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा। चलो अगर हम आगे बात करें, अच्छा ये हमसे एक सवाल पूछ रहे, कह रहे लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी लॉ ऑफ डिमांड कह रहे डिमांड कर्व ये डाउनवर्ड क्यों स्लोप कर? आप कहोगे इसका रीजन तो हमें पता है, कोई भी ग्राफ डाउनवर्ड इसलिए स्लोप करता है क्योंकि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे जो भी चीज हमने, जो भी वेरिएबल डाला है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। क्योंकि डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी आती है, प्राइस और क्वांटिटी आती है और ये इनवर्सली रिलेटेड है, इसलिए हमारा डिमांड कर्व ऐसा दिखता है। बट वो पूछ रहे कि इनवर्स रिलेशन भी क्यों है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो कह रहे हो इनवर्स रिलेशन क्यों है? व्हाई इज देयर एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी?
तो उसके हमें कुछ रीजंस दिए जाते हैं। कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें सजेस्ट कराता है कि हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से आपको कम 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 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उसके लिए आप पैसे भी कम देना चाहोगे। तो यानी कि आप लार्जर क्वांटिटीज परचेज करोगे कम प्राइस पे एंड कम क्वांटिटीज परचेज करोगे लार्जर प्राइस पे, क्योंकि वो आपको कम सेटिस्फैक्शन देगी। किसको बात समझ में आ रही है? आप इनिशियल छोटी क्वांटिटी के लिए ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हो, क्यों? क्योंकि अभी आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो वो आपको कम 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 कम, हर एडिशनल यूनिट आपको कम 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 सेटिस्फैक्शन देंगी, इसलिए आप उसके लिए प्राइस भी कम ही पे करने के लिए विलिंग होंगे। बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। कहते कि अगर प्राइस सस्ता हो जाता है ना, तो आपकी गिवन इनकम में अब ज्यादा गुड्स आ सकती है। क्या मतलब है? देखो ध्यान से समझो इनकम इफेक्ट को। हो क्या रहा है यहाँ पर कि मान लो आपकी इनकम है 100 रुपए और ये चिप्स है, चिप्स का पैकेट है ₹10 का। नाउ अगर ₹10 है तो आप कितने चिप्स खरीद पा रहे हो? 10 चिप्स खरीद पा रहे हो। लेकिन मान लो इसका प्राइस क्या हो गया? ₹5 हो गया बदल के। अब कितने चिप्स खरीद पाओगे? 20। हाँ या ना? यानी कि सेम इनकम में अब ज्यादा चीज आ रही है। जब भी प्राइजेस क्या होते हैं? कम होते हैं, तो आपकी जो रियल इनकम है वो बड़ी हो जाती है। यानी कि 100 रुपया नहीं बढ़ा, लेकिन 100 रुपए में अब ज्यादा चीजें मिल सकती हैं। इसलिए प्राइजेस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर जाता है। और समझते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। कहते हैं कि देखो अगर प्राइजेस सस्ते या महंगे हो रहे हैं, समझ लो मान लो ये हमारा गुड है एंड इसका प्राइस ₹25 कर दिया गया, प्राइस महंगा हो गया, हाँ है ना? अब लोग क्या करेंगे? इसके सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, बोलेंगे इस चिप्स की जगह क्यों ना कोई और चॉकलेट खा ली जाए, हाँ है ना? तो हो क्या रहा है यहाँ पे? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कैसे काम करेगा। कि लोग इसको सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी प्राइजेस के अप जाने की वजह से लोग ये खरीदने लग गए, यानी कि इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? किसको बात समझ में कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम कर रहा है? जब भी प्राइजेस अप जाएंगे लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग जाएंगे, जब भी प्राइजेस लो आएंगे तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, वो वाले कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट पे आ जाएंगे, हमारा डिमांड राइज कर जाएगा। इसीलिए एक इनवर्स रिलेशन बन जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। लोग एक गुड को दूसरी गुड के लिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार होते हैं। और देखते हैं क्या है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। कहते हैं साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप ही बदल जाता है। कैसे? जब चीजें महंगी है तो मान लो उसे 4 लोग इकोनॉमी के अंदर अफोर्ड कर पा रहे, लेकिन जब उसका प्राइस गिरा तो 40 लोग अब उसे अफोर्ड कर पा रहे। ऐसा ही होगा ना? गरीब है, अमीर है, कोई गुड है जो महंगी है वो सिर्फ ये ग्रुप क्या कर पा रहा है? ले पा रहा है। जब ये गुड सस्ती हुई तो ये अमीर वाला ग्रुप तो अभी भी ले पाएगा, लेकिन अब वो गरीबों के लिए भी क्या हो गया? अफोर्डेबल हो गया। तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप इंक्रीज कर जाता है जब प्राइसेस गिरते हैं, इसीलिए क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। अगर बात करें डिफरेंट यूजेस, जब कोई चीज के प्राइस सस्ते होंगे ना तो हम उस चीज को अलग अलग यूजेस के लिए यूज करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दूध अगर महंगा है तो आप दूध की तरह ही उसे यूज कर रहे हो। दूध अगर सस्ता हुआ तो सोचते चलो इससे दही भी जमा दिया जाए, इससे पनीर भी बना लिया जाए। किसको बात समझ में आ रही है? इसको ऑल्टरनेटिव यूजेस में हम क्या करने लगेंगे? एलोकेट करने लगेंगे। ओके चलो और समझेंगे। अगर हमें लॉ ऑफ डिमांड अच्छे तरीके से समझ में आए, लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेटमेंट, उसके बाद स्केड्यूल, उसके बाद कर्व, उसके बाद स्लोप की हमने बात की एंड देखा कि स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस की बात की। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। अब हम समझेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड ये दो अलग अलग चीज है। क्या मतलब है? देखो अभी समझते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरा ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, प्राइस मेरा है 5, 10, 15, क्वांटिटी डिमांडेड है मेरी 15, 10 एंड 5। यहां पे मैं इसे लोकेट करना शुरू करूं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस 5 है,
चलो प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 15, 10 पे कितनी है 10, 15 पे कितनी है 5। ये मेरा क्या बन गया कर्व बन गया। नाउ अगर मैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी की बात करूं, अगर मान लो मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी पे मूव कर रही हूं, यानी कि मेरा प्राइस पहले 5 था, अब चीज का प्राइस 15 हो गया। पहले 5 था प्राइस की तरफ ये रहा, पहले प्राइस 5 था, अब 15 हो गया। हाँ या ना, प्राइस हमारे पास 5 पे क्वांटिटी 15 है, ये हम सही कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। प्राइस 5 पे क्वांटिटी डिमांडेड 15। मैं यहां पर खड़ी थी पहले ए पॉइंट के ऊपर, कहां खड़ी थी ए पॉइंट के ऊपर खड़ी थी। ओके, नाउ इस ए पॉइंट से मैं कहां मूव करी हूं 5 to 15 प्राइस पे, 5 to 15 यानी कि मैं सी पॉइंट पर आ चुकी हूं। जब भी मैं इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट पे जा रही हूं, यानी कि मेरे प्राइजेस क्या गए हैं अप गए हैं, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या गई है डाउन गई है। क्या हुआ है प्राइजेस अप गए 5 से 15, क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आ गई है 15 से 5। ओके, ध्यान से समझते जाओ कि हो क्या रहा है, ये चीज हो गई। इसे हम नाम देते हैं कि हमारा जो ये डिमांड कर्व है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। क्यों, क्या हुआ है यहां पर भाई डिमांड गिर गई है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई है कम हुई है। किस वजह से प्राइस में चेंज आने की वजह से। ऑपोजिट हो जाए, अगर मान लेते हैं प्राइस क्या था 15 था, 15 से कहां आ गए हैं 10 पे आ गए, यानी कि हम सी पर थे लेकिन अब कहां पर आ गए हैं बी पर आ गए हैं। हाँ या ना, जब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपकी डिमांड क्या करी है इंक्रीज करी है। इसे क्या बोला जाएगा, जब आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, डिमांड बढ़ रही है, इसे बोला जाएगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। एक्सटेंड हो गया है डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। इसे कहा जाता है कि डिमांड कर्व में क्या आ रहा है, डिमांड कर्व में एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। किस वजह से, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की वजह से। क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि प्राइजेस चेंज करें, प्राइजेस बढ़ेंगे तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस करेगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एंड अगर प्राइजेस क्या हुए हैं कम हुए हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है, तो उसे क्या कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व या एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों केसेस की वजह से आप देख रहे हो कि हमारा जो व्हाइट लाइन है डिमांड कर्व का, ये कहीं आगे पीछे मूव नहीं किया, बस इसके ऊपर ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा मूवमेंट हमें देखने को बोला है। इसे नाम दिया जा रहा है मूवमेंट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट भी कर सकता है, क्या कर सकता है, डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट भी कर सकता है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये क्या होता है कि जब ये आपने डिमांड कर्व बनाया, या तो ये क्या हो जाए ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाए, या फिर ये क्या हो जाए ऐसे पीछे की तरफ आ जाए। ये कब होगा, देखो ध्यान से समझेंगे। ये हमारा डिमांड कर्व बना हुआ है, 5 प्राइस है एंड 5 हम मान लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड है। नाउ मान लो कि आपकी इनकम बेटर हो गई, आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो अब ज्यादा चीज खरीदोगे, हाँ है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ज्यादा चीजें खरीदने लगे, से 10 चीजें खरीद रहे हो, प्राइजेस में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन आप कितनी चीज खरीद रहे हो 10 चीजें खरीद रहे हो, यानी कि आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या कर गया है, फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया। नोट करने वाली क्या बात है, देखो जब भी चेंज आएगा इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू चेंज इन
ऑन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। इसकी वजह से होगा क्या, मूवमेंट दिखेगा, मूवमेंट इन डिमांड कर्व। कैसा मूवमेंट, या तो होगा एक्सटेंशन या फिर होगा कॉन्ट्रैक्शन। पर डिमांड कर्व की लाइन कहीं मूव नहीं करेगी, यही लाइन नीचे ऊपर वाले पॉइंट पे ऐसे 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 मूव करती रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि चेंज इन डिमांड आ रहा है, उसका क्या मतलब होगा, ये हमारा डिमांड कर्व है, हाँ या ना। अब जब ये फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहा है तब प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, यानी कि नो चेंज इन ऑन प्राइस, हाँ है ना। फिर भी अगर हमारा डिमांड कर्व मूव करता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, मतलब हमारा एंटायर डिमांड ही चेंज कर गया। क्या मतलब है, वापस चलो बहुत छोटे छोटे इसको ब्रेक डाउन करके समझो। प्राइस है 5, 10, 15, क्यूडी है 15, 10 एंड 5, हाँ या ना। क्या हो रहा है कि जब तो प्राइजेस में चेंज आने की वजह से आप इन पॉइंट्स पे अलग अलग पॉइंट्स पे मूव कर रहे हो, तब हम बात कर रहे हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व की। लेकिन मान लो कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया, प्राइस सेम टू सेम है, फिर भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 15 की जगह 25 हो जाए, 10 पे 10 की जगह 20 हो जाए, 15 पे 5 की जगह 15 हो जाए, यानी कि आपका पूरा का पूरा डिमांड ही शिफ्ट कर गया। याद करो डेफिनेशन क्या था, अगर एक प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है उसकी बात कर रहे हैं तब हम क्वांटिटी डिमांडेड देख रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑल्टरनेटिव प्राइस पे ऑल्टरनेटिव क्वांटिटी डिमांडेड देख रहे हैं, उस टाइम हम डिमांड की बात करें, क्योंकि पूरा का पूरा क्वांटिटी डिमांडेड ही मूव कर गया है। अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड मांगी जा रही हैं पहले से, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी डिमांड ही शिफ्ट कर गई है। जहां पहले 2 रोटी मांग रहे थे, अब उसी प्राइस पे आप 4 रोटी मांग रहे हो। किसको बात समझ में आ रही, जब भी प्राइस में चेंज आने की वजह से मूवमेंट होगा, चेंज होगा, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा। लेकिन अगर प्राइस बदला ही नहीं है, नो चेंज इन प्राइस है, एंड अदर फैक्टर्स के बदलने की वजह से इनकम बदल जाए, एक्सपेक्टेशंस बदल जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल जाए, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस में कोई चेंज आ जाए, उन वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड मूव नहीं करती है, हमारा पूरा का पूरा डिमांड का स्केड्यूल ही बदल जाता है, हमारे पास नई क्वांटिटी डिमांडेड आ जाती। किसको बात समझ में आ रही, चलो और बात करें। यानी कि जब भी हम चेंज की बात करेंगे, हमने बात क्या की कि ये हमारा डिमांड कर्व है, ये ऊपर नीचे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहेगा। लेकिन जब भी हम शिफ्ट की बात करेंगे अदर फैक्टर्स की वजह से, तो या तो डिमांड कर्व इंक्रीज करेगा या फिर डिमांड कर्व डिक्रीज करेगा। अच्छा, अगर हम बात करें क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा डिमांड कर्व इंक्रीज करे या फिर कह सकते हैं शिफ्ट करे, तो आपको बताना, मैं आपके आगे कुछ फैक्टर्स लिखूंगी, आप बताओ क्या इंपैक्ट करेगा। इनकम का इंपैक्ट चेक करें, इनकम अगर इंक्रीज करती है एंड डिक्रीज करती है, ये मेरे पास डिमांड कर्व मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया। बताओ, इनकम बढ़ गई, अब सेम प्राइजेस पे मैं ज्यादा क्वांटिटी मांगूंगी कम क्वांटिटी मांगूंगी, ज्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट आ गया। इनकम डिक्रीज हो गई, पहले जितनी खरीद पा रही थी उतनी अब खरीद पाऊंगी नहीं, अब क्या करूंगी, अपना डिमांड घटा दूंगी, बैकवर्ड शिफ्ट आ गया। अच्छा, इनकम में ना ये जो इम्पैक्ट है, ये 2 टाइप की हमारे पास गुड्स होती है, एक तो नॉर्मल गुड्स एंड एक गिवन गुड्स। गिवन गुड्स और नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स पे तो आपको सेम इंपैक्ट, सिंपल इंपैक्ट दिखेगा कि अगर इनकम राइज करी है तो जो हमारा डिमांड है वो क्या करेगा, राइज कर जाएगा। इनकम अगर फॉल करी है तो डिमांड क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा।
लेकिन अगर हम बात करें गिफन गुड्स की, तो इनकम अगर मेरी क्या हो गई है, राइज हो गई है, तो मैं गिफन गुड्स खरीदना बंद कर दूंगी, मैं कुछ और खरीदना चालू करूंगी। एंड अगर मेरी इनकम गिर गई है, तो जितने गिफन गुड्स में परचेज कर रही थी उनका कंजम्पशन में क्या कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी। तो अगर मुझे डिमांड कर्व बनाने को बोला गया एंड पूछा है कि बताओ भाई इनकम में राइज आ गया, अब गिफन गुड्स के डिमांड कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा, तो गिफन गुड्स का डिमांड कर्व बैकवर्ड आ जाएगा। इनकम अगर घट गई है तो गिफन गुड्स और परचेज करेंगे, डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी गिफन गुड्स पे एक इनवर्स इंपैक्ट दिखेगा इनकम का, वेयर एज नॉर्मल गुड्स पे एक डायरेक्ट इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि ये लो क्वालिटी गुड्स है। अगर इनकम घटी तो ज्यादा लो क्वालिटी गुड्स खरीदनी पड़ेगी, अगर इनकम बढ़ी तो कम लो क्वालिटी गुड्स खरीदनी पड़ेंगी। अब बेटर गुड्स खरीद सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। इनकम का इंपैक्ट समझ में आ गया, कैसे इनकम डिमांड कर्व को मूव कर रही है, हाँ या ना, शिफ्ट कर रही है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की तरफ। अगर मैं बोलूं कि क्रॉस प्राइस अफेक्ट पे बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि बोलूं कि सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइजेस अगर राइज करे हैं तो मेरे डिमांड कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ा है, सब्स्टिट्यूट गुड की क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी तो हम इसको बैकवर्ड शिफ्ट कर देते हैं, ये गलत है। आप इस गुड सब्स्टिट्यूट गुड का डिमांड कर्व नहीं बना रहे हो, आप अपनी गुड का बना रहे हो डिमांड कर्व। तो इसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, हाँ या ना, इसकी क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, मतलब हमारी इंक्रीज करेगी। हमने अपने प्राइसेस में कोई चेंज किया नहीं, हमारे प्राइसेस क्या है, सेम है। इसी प्राइस पे अब पहले से ज्यादा क्वांटिटी मांगी जा रही है, इसलिए डिमांड कर्व हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड वाले ने अपने प्राइसेस बढ़ाए तो, अगर इन्होंने अपने प्राइसेस घटा दिए तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी, हमारी कंज्यूमर्स कहाँ चले जाएंगे, इस गुड के पास चले जाएंगे। यानी कि सेम ही प्राइसेस पे अब हमसे कम क्वांटिटी मांगी जाएगी, हमारा डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है जो एक साथ साथ जाती हैं। अगर इनके प्राइसेस बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर जाएगी, डिमिनिश करेगी। अगर मेरे साथ जाने वाली गुड कम डिमांड हो रही है तो मेरी खुद की गुड भी अब कम डिमांड होगी सेम प्राइसेस पे, डिमांड कर्व बैकवर्ड आ जाएगा। अगर इनके प्राइसेस क्या किए, फॉल करे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड राइज करी है, तो मेरी भी क्वांटिटी डिमांडेड अब ज्यादा मांगी जाएगी, डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट कर जाए। क्रॉस प्राइस इंपैक्ट हो गया, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं और हमारे पास क्या होता है। एक तो इनकम इफेक्ट देखते हैं अपन, एक ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट देखते हैं, एक और देख लेते हैं अपन टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे इंपैक्ट करेगा, देखो ये आपका डिमांड कर्व है। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज आता है, यानी कि मैंने सर्दियों के कपड़े रख रखे हैं एंड सर्दियां आ गई हैं, अब लोग सर्दियों के कपड़े खरीदना प्रेफर करेंगे। यानी कि सेम ही प्राइसेस पे, मैं एक शॉपकीपर हूं, मैंने अपनी दुकान में सर्दी के कपड़े भर रखे और किसी भी तरीके के कपड़े नहीं है, सिर्फ हुडीज और जैकेट है। अब क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो जितने प्राइस पे मैं सामान बेच रही हूं उतने ही प्राइस पर लोग ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देंगे, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। लेकिन अगर गर्मियों की बात करें, मेरी दुकान में सर्दियों के कपड़े और कोई कपड़े नहीं, गर्मियों में भी मैंने वही रखा हुआ है स्टॉक। गर्मियों में लोगों को उसकी जरूरत है, लोग गर्म कपड़े प्रेफर करेंगे नहीं करेंगे, तो वहां पर मेरे पास उस प्राइस पे डिमांड क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है। यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर फेवरेबल होंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर अनफेवरेबल होंगे तो एक बैकवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व में देखने को मिल सकता है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट इन डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो क्या बताओगे, मूवमेंट का मतलब होता है जब आप अलोंग द डिमांड कर्व मूव करते हो ड्यू टू चेंज इन
प्राइस जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करती है, लेकिन शिफ्ट इन डिमांड कब होता है? जब आपकी इंटायर डिमांड शिफ्ट कर जाती है एंड आपका डिमांड कर्व या तो इंक्रीज या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड में क्या फर्क है, तो क्या बताओगे? एक्सटेंशन का मतलब होता है जब प्राइजेस के रिड्यूस होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है जब प्राइस में कोई चेंज नहीं है पर किसी अदर फैक्टर की वजह से सेम प्राइस पर ही ज्यादा क्वांटिटी मांगी जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा डिमांड ही इंक्रीज कर गया है। इसी तरीके से डिक्रीज इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में फर्क पूछा जा सकता है, जो कि अब आप खुद फ्रेम करके लिख लोगे। कुछ ना कुछ आपको फैक्टर्स दिए जा सकते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है कि बताओ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर तो देखो ओन प्राइस बदला जाएगा, फिर तो आएगा मूवमेंट, या तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा या तो एक्सटेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर आता है कोई भी अदर फैक्टर देखिए कि भाई इसमें बदलाव है, इनकम में बदलाव है, क्रॉस प्राइस में इफेक्ट में बदलाव है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, एक्सपेक्टेशंस में, इन सभी चीजों के बदलाव की वजह से हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट शो करेगा। फेवरेबल बदलाव हुए तो फॉरवर्ड और अनफेवरेबल बदलाव हुए तो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। गिफन गुड्स और नॉर्मल गुड्स में इनकम अफेक्ट अलग अलग पड़ेगा। ये सारे कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स है जिसे आप नोट कर सकते हो एंड एक्स्ट्रा अटेंशन दे सकते हो। कल के लेक्चर में प्राइस इलास्टिसिटी समझेंगे एंड संडे के लेक्चर में सारे हम एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स एक लाइव लेक्चर लेके डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं आपसे संडे के लेक्चर में, कल के लेक्चर में। सबसे पहले यहाँ पर इलास्टिसिटी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे गाइस।